हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जुडिशरी की फ्रीडम से जुड़े हुए प्रोविजंस दिए गए हैं उन पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी की फ्रीडम के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं वो एक जगह पर नहीं है, बल्कि अलग अलग आर्टिकल में ये आपको प्रोविज़न मिलेंगे जिससे हमारी जुडिशरी का फ्रीडम बना रहे। क्योंकि देखिए, जुडिशरी किसी भी देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देश में विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उनको लागू करना, और जो जुडिशरी का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना, है ना। बेसिकली विधायिका जो है उस कानून के ज़रिए क्या कहना चाहती है, तो इस चीज़ का जो इंटरप्रिटेशन करता है वो हमारी जुडिशरी करती है। अब क्योंकि जुडिशरी बिल्कुल फ्रीडमली अपने काम को कर सके, वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर अपने काम को कर सके, उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको कुछ फ्रीडम के प्रोविज़न्स भी दिए जाएँ। देखिए, भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जो संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्योंकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की संरक्षिका हो सकती है। यानी कि किस तरीके से जितने भी हमारे सिटीजन हैं उनके फंडामेंटल राइट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब काम जुडिशरी करती है। और जुडिशरी ये सब काम अच्छे से कब कर सकती है? तभी कर सकती है जब वो बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो, उस पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो और बिल्कुल निष्पक्ष हो, है ना। किसी की तरफ क्या पक्षपात ना करती हो, सभी पक्षों की बात समान रूप से सुनती हो, और बिना डर के, देखिए, बिना डर के और पक्षपात के सबको समान न्याय दे सकती है, सबको इक्वल जस्टिस दे सकती है। अब इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने कर्तव्यों के पालन को पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ और हर तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करे। तो यहाँ पे तो पहले अभी हमने सिर्फ इस चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि क्यों ज़रूरी है किसी भी देश में जो जुडिशरी होती है उसका फ्रीडम क्यों ज़रूरी होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज़रूरी है ना, बिना डर के सबको समान न्याय, इक्वल जस्टिस वो दे सके। अब हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देख लेते हैं जिसमें कुछ कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। इसे हम जजों के स्थानांतरण का मामला भी कह सकते हैं, है ना। इस केस को, मतलब ये जो केस है वो इस नाम से फेमस है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, जजों के स्थानांतरण का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, ये जानने के लिए आपको जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर वाला वीडियो है वो देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। और उसमें मैंने केस लॉज भी पूरे डिस्कस किए हैं, तो वो पूरा मैंने जो वीडियो बनाया है पूरा डिटेल वीडियो है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो में न केवल बेसिक स्ट्रक्चर बल्कि और कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट ने अपने टाइम टू टाइम जजमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल की हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कुछ प्रोविजंस का समावेश किया गया है। पहले हम उन प्रोविजंस को शॉर्ट में देखेंगे, फिर एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रोविज़न है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना। दूसरा तरीका है न्यायाधीशों के पद अवधि की सुरक्षा, यानी जो उनके जब तक वो पोस्ट पे रहते हैं तो उनके जो पोस्ट है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तीसरा है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि विधायिका के मतदान से परे होने चाहिए। चौथा है संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। पांचवा जो प्रोविज़न दिया गया है वो है किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन से किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। और सबसे लास्ट प्रोविज़न किया गया है न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है तो कोर्ट खुद ही उस व्यक्ति को दंड देगा। तो ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ अभी मतलब प्रोविजंस बताए हैं। अब हम एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे और वे आर्टिकल्स भी जानेंगे कि किस आर्टिकल में कौन सा इनमें से प्रोविज़न किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
आर्टिकल 50 हमें ये कहता है कि राज्यों को ये निर्देश देता है कि वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयास करें। यानी कि जो पब्लिक सर्विस होती हैं उसमें स्टेट को ये डायरेक्शन जो दिया गया है वो आर्टिकल 50 के तहत दिया गया है कि जो हमारी जुडिशरी है उसे एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। न्यायपालिका का कार्यपालिका के कंट्रोल से मुक्त रहना उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए बेहद ज़रूरी है। और अनेक राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक भी कर दिया गया है। तो ये सबसे पहला प्रोविज़न था। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यायाधीशों के पद अवधि की सुरक्षा। ये हमें बताता है आर्टिकल 124 के 2 खंड हैं, एक 4 और एक 5। इनके अनुसार एक बार नियुक्त किए जाने पर, अगर एक बार किसी को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उनको आसानी के उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें पद से हटाने के लिए संविधान में एक स्पेशल प्रक्रिया, एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है। उनको केवल संविधान में दिए गए आधारों पर ही हटाया जा सकता है। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी जुडिशरी की फ्रीडम को कायम रखने के लिए एक दूसरा तरीका, दूसरा प्रावधान है ना, क्योंकि जजों को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा पेश किए गए समावेदन को संसद के हर सदन के बहुमत से या उपस्थित या जितने वहाँ वोटिंग करने वाले मेंबर्स हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित होना ज़रूरी है। यानी अगर मान लीजिए किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो क्या होगा, जो भी संसद में मतदान करने वाले मेंबर्स हैं उनके 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए कि अब न्यायाधीश को पद से हटाना है, और एक ही सत्र में उसे प्रस्तावित करना चाहिए, एक ही सेशन में, और उसी के द्वारा उसे पारित किया जाना चाहिए। तो ये इसी में आएगा कि कैसे उनके पद की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अब यही संरक्षण दिया गया है हाई कोर्ट के जजेस को। कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 217 में। उसमें भी कहा गया है कि प्रक्रिया के अनुसार उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। वहाँ पे भी एक हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि उनके जो वेतन भत्ते होते हैं, जो उनकी सैलरी वगैरह होती है न्यायाधीशों की, वे विधायिका के मतदान से परे हैं। यानी कि विधायिका में उन पर किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं होगी कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 125 कि न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन और भत्ते आदि के विषय में विधायिका के मतदान नहीं किया जा सकता, उसमें वोटिंग नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संविधान के अनुसार ही तय किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितना तय होगा उतना उनको दिया जाएगा, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होगी। और मिलेगा कहाँ से? भारत की संचित निधि से, जो पूरे इंडिया का, पूरी कंट्री का एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। उस कंसोलिडेटेड फंड से उनको उनकी सैलरी दी जाती है, और उस पर संसद में कोई वोटिंग नहीं होती है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। और उनके कार्यकाल के दौरान, जब तक वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं, उसके दौरान उनके वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये तीसरा प्रोविज़न हो गया। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अब देखिए इस चीज़ का अपवाद क्या है। इसका केवल एक ही अपवाद है, वो है देश में जब वित्तीय संकट आ जाता है, जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है बहुत बड़ी, तब उस समय उनके वेतन भत्तों में आवश्यक कटौती की जा सकती है। तो ये तीसरा प्रोविज़न हो गया। अब चौथा प्रोविज़न, संसद उच्चतम न्यायालय की शक्ति को घटा नहीं सकती, सिर्फ बढ़ा सकती है, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल 138 में, है ना। सिविल मामलों में जो संसद को सुप्रीम कोर्ट में की जाने वाली अपीलें हैं, उनकी आर्थिक सीमा को भी बदल सकती है। कौन बदल सकती है? पार्लियामेंट बदल सकती है। इसी तरह से उसकी अधिकारिता को बढ़ा सकती है, और वो इसकी अधिकारिता आपराधिक मामलों में भी बढ़ा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो सिविल मामलों में भी बढ़ाया जा सकता है और क्रिमिनल मामलों में भी। और ऐसा कौन कर सकता है? हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, आर्टिकल 138 के तहत। अपनी अधिकारिता की और ज़्यादा कार्य साधक के रूप में प्रयोग करने के लिए उसे कुछ सहायक शक्तियाँ भी दे सकती है। पार्लियामेंट उसे कुछ जो एडवांस में कुछ पावर्स हैं वो भी दे सकती है। लेकिन देखिए क्या है इसमें सबसे, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए जैसे आर्टिकल 32 है, उसमें दिए गए परियोजनों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परियोजनों के लिए भी कोई निर्देश आदेशिका निकालने की शक्ति पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? रिटे वगैरह जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही नहीं, जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा केवल तभी नहीं, बल्कि देखिए यहाँ पे अन्य परियोजनों के लिए भी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट वगैरह जारी करने के लिए, आदेश देने के लिए या निर्देश देने की शक्ति दे सकती है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद के अंतर्गत ये जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को केवल बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न आता है
न्यायपालिका के अपने कर्तव्य पालन में आचरण पर संसद में चर्चा पर रोक। तो आर्टिकल 121 के अनुसार संसद के किसी भी सदस्य, जो संसद का कोई भी सदस्य है या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये उसकी स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी राज्य विधानमंडल में कोई भी सदन हो या संसद हो, है ना, पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहाँ पे कोई भी न्यायाधीश अपने कर्तव्य पालन में क्या आचरण करता है ना, वहाँ पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि इसे ही बहस का विवाद का विषय बना ले पार्लियामेंट में, इसी चीज़ पे चर्चा हो रही है, इसी चीज़ पे बहस हो रही है कि कोई न्यायाधीश है, उन्होंने जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो उन्होंने किस तरह का आचरण किया। तो इस तरह की कोई बहस नहीं की जाएगी, जिससे उसका फ्रीडम जो है बना रहे। और ये चीज़ उनके फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी जुडिशरी के लिए, वरना यही चीज़ बहस और चर्चा का विषय जो है वो बनी रहेगी। इसके बाद जो छठा मतलब पॉइंट आता है, जो हमारी जुडिशरी की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए प्रोविज़न है, वो है न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 129 दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को, दोनों को ही अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। अवमानना मतलब अगर कोई कोर्ट के साथ कोर्ट की इंसल्ट करता है एक तरीके से, है ना। अब अवमानना भी दो तरह की होती है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, यानी कि एक सिविल अवमानना और एक होती है दंडिक अवमानना। ये चीज़ अलग है, चर्चा का विषय, उसे हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है या हाई कोर्ट की अवमानना करता है ना, उनके ऑर्डर को नहीं मानता है या कोर्ट में जाके किसी जज की, न्यायाधीश की इंसल्ट करता है, तो वो कंटेम्प्ट माना जाता है कोर्ट का। अब ये पावर कहाँ दी गई है? 129 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और 215 में हाई कोर्ट को दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो वो उस व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। और वो शक्ति न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय में न्यायाधीशों की आलोचना नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। न्यायालय तथा न्यायाधीशों की उचित और अगर आप सही आलोचना करते हैं तो वो मना नहीं की जाएगी। तो उचित आलोचना और सही सत्य आलोचना अगर आप करते हैं तो वो इसमें मना नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे कोर्ट की अवमानना करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। अब हमने जितने भी पॉइंट ऊपर डिस्कस किए हैं उन्हें हम आर्टिकल्स के साथ देखेंगे, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए, आप इजीली अपने नोट्स बना सकें। देखिए, सबसे पहले आता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, जो आर्टिकल 50 में दिया गया है। दूसरा है न्यायाधीशों की पद अवधि की सुरक्षा, जो आर्टिकल 124 के खंड 4 और 5 में। तीसरा आता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते विधायिका के मतदान से परे हैं, उन पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती, आर्टिकल 125। चौथा है संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती, आर्टिकल 138। उसके बाद आता है किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई विवाद का विषय नहीं होगा, आर्टिकल 121। और सबसे लास्ट में आता है अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, आर्टिकल 129 और 215। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इस वीडियो में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के फ्रीडम से लेके कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं और वे प्रोविज़न क्यों ज़रूरी हैं वो भी हम समझ गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में उन सभी प्रोविज़न्स को आपके साथ आर्टिकल सहित डिस्कस किया है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।